नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं हूं पूनम यादव। तो आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट और वेदर क्या होता है। जनरली हम इन दोनों वर्ड्स को सुनते हैं, मौसम और जलवायु। ठीक है, तो हम समझते हैं कि जलवायु और मौसम एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है। इनके समय के निर्धारण में या इनके एलिमेंट्स में भी कुछ डिफरेंस होता है, और जिसके कारण से क्लाइमेट और वेदर को हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारे पास मौसम और दूसरा होता है जलवायु। मौसम जो कि वेदर होता है, और नेक्स्ट है जलवायु यानी क्लाइमेट। अब देखिए कि मौसम कुछ समय की छोटी अवधि के दौरान घटित होने वाली इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है, यानी वायुमंडलीय घटनाओं का योग है। क्या समझे कि समय की छोटी अवधि के दौरान जो वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं और उनको हम फील करते हैं, जैसे अचानक से बादल का आ जाना, या फिर हवा का चलना, या सन की लाइट हमें दिन में प्राप्त होना, रात में प्राप्त नहीं होना। ठीक है, गर्म मौसम या फिर अचानक से ठंड का बढ़ जाना। ठीक है, और ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना यानी उमस भरा मौसम, तूफान का आ जाना, तो उसे हम स्टॉर्मी वेदर कहते हैं। ठीक है, तो मौसम उमस भरा खिला हुआ मौसम, या फिर वेट या आर्द्र वाला मौसम हो सकता है। ठीक है, लेकिन जलवायु का मीन होता है उसी समय की लंबी अवधि के दौरान, यानी लगातार किसी स्थान पर लंबे समय तक अगर बारिश की प्राप्ति है, यानी वर्षा की प्राप्ति अगर कोई क्षेत्र करता है तो वो क्षेत्र आर्द्र हो जाता है। ठीक है, और अगर लंबे समय की अवधि के दौरान वहां पर बारिश नहीं होती है, वर्षा की प्राप्ति नहीं होती है, और वहां पर प्राप्त होने वाली वार्षिक वर्षा का प्रतिशत अगर कम है, और वर्षा की प्राप्ति अगर 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो हम उस क्षेत्र को डेजर्ट कह देते हैं, या हम उसे शुष्क क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी स्थान पर वर्षा की प्राप्ति अगर हमें हो रही है, तो उस स्थान पर जैसे 100 सेंटीमीटर या फिर 250 सेंटीमीटर, यानी भूमध्य रेखीय वाले रीजन, जो कि आर्द्र जलवायु कहलाते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे हैं कि मौसम या वेदर किसे कहेंगी? समय की छोटी अवधि के दौरान घटित होने वाली वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे ताप, आर्द्रता, बादलों का आवरण, ह्यूमिडिटी प्राप्त होना, या फिर हवा के साथ में ही मॉइस्चर का होना, या हवा के साथ में ही हीट का होना, जिसे हम उमस वाला मौसम कहते हैं। ठीक है, तो मौसम कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, आर्द्र मौसम यानी बारिश वाला, किसी किसी रोज अगर बारिश होती है, वर्षा होती है, तो हम उसे आर्द्र मौसम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे शुष्क वाला मौसम भी होता है, जिन दिनों बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, उमस वाला मौसम, उमस भरा मौसम। नेक्स्ट देखिए, खिला हुआ मौसम। खिला हुआ मौसम से अभिप्राय है कि जिस दिन बादलों का आवरण नहीं होता है, धूप हमें सीधी प्राप्त होती है, तो वो खिला हुआ मौसम कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, बादलों वाला या बादलों का आवरण जब होता है, तो बादल भरा मौसम। ठीक है, या हम कहें इसे मेघाच्छादन रहता है।
या बादलों भरा मौसम। नेक्स्ट मौसम आ जाता है तूफानी, जिसे स्टॉर्मी वेदर और विंडी वेदर, यानी इस समय पवनें तीव्र गति से चलती हैं तो उसे हम विंडी वेदर कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने मौसम को पढ़ा है। तो मौसम कुछ समय की छोटी अवधि के दौरान, जिसमें हम एक दिन ले सकते हैं, एक दिन अवधि हो सकता है, एक सप्ताह हो सकता है, एक महीना हो सकता है, और इवन की एक वर्ष तक का भी समय हो सकता है। एक वर्ष से अधिक भी समय लग सकता है। इसे हम लगातार वायुमंडलीय घटनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम मौसम कहते हैं। ठीक है, और मौसम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? आर्द्र मौसम, ठीक है, शुष्क मौसम, उमस भरा मौसम या खिला हुआ मौसम, बादल भरा या मेघाच्छादन वाला वेदर, तूफानी सीजन होता है। और अगला है विंडी, या हवा जब पवनें अत्यधिक तीव्र गति से संचालित होती हैं तो वो विंडी वेदर होता है। ठीक है, समझ पाए होंगे कि वेदर किसे कहते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट में कंडीशन वही होती है जो कि इन्वायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं वही घटनाएं घटित होती हैं। जलवायु किसे कहेंगे? तो समय की लंबी अवधि के दौरान, तो वो लंबी अवधि कौन सी होती है? लगभग 31 टू 35 ईयर्स होता है। अब 31 टू 35 ईयर कंटिन्यू, इस टाइम पीरियड के दौरान जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्रिएट होती हैं या जो भी घटनाएं, वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि लगातार किसी स्थान पर, ये वाला एरिया है मान लीजिए, और यहाँ पर बारिश अधिक होती है, जैसे भूमध्य रेखीय रीजन होता है, इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में सबसे अधिक बारिश होती है और वो वर्ष भर होती है और कंटिन्यू 31 टू 35 ईयर कंटिन्यूस यहाँ पर बारिश होती है। तो इस एरिया पर जो क्लाइमेट का नाम दिया जाता है वो आर्द्र जलवायु का नाम दिया जाता है। क्लियर है? दूसरा होता है कि हम अगर किसी स्थान को ले पर्टिकुलर, और वहां पर जो सन की रेज आती हैं, सन से आने वाला रेडिएशन अगर हमें ज्यादा प्राप्त होता है तो उस स्थान की क्लाइमेट है वो गर्म हो जाती है, यानी उष्ण जलवायु का दर्जा हम उसे देते हैं। ठीक है, तो जिन स्थानों पर अधिक हीट प्राप्त होती है, अब वो रीजन भी यही है, भूमध्य रेखीय रीजन, जहां पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, तो भूमध्य रेखीय रीजन अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो हम भूमध्य रेखीय रीजन को की जलवायु को गर्म व आर्द्र जलवायु का दर्जा देते हैं। कैसे? कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जो कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु आर्द्र प्रकार की जलवायु है भूमध्य रेखीय रीजन की। इसके ठीक विपरीत हम ध्रुवों वाली क्लाइमेट अगर लें तो ध्रुवों के ऊपर सन की रेज तिरछी हो जाती है और तिरछी किरणों का परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण से तापमान कम प्राप्त होते हैं ध्रुवों पर। तो इसी के कारण से ध्रुवीय रीजन पर हीट नहीं होती है, तो यहाँ की जलवायु शीत प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, शीत प्रकार की पाई जाती है। और वर्षा कराने के लिए हमें सबसे पहले हीट की जरूरत होती है, यानी तापमान की जरूरत होनी चाहिए, होती है, तभी जाकर के वो गर्म वाली हवा के कारण से वाष्पीकरण होता है और वायुमंडल में जल जाता है, और उसके कारण से जल यानी वाटर वायुमंडल में जाता है जलवाष्प के द्वारा, फिर संघनन की प्रक्रिया के कारण से वर्षा की प्राप्ति होती है। तो उस स्थान पर जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वहां पर बारिश होती है। ठीक है, तो ध्रुवीय रीजन वर्षा को प्राप्त नहीं होता है, यानी यहाँ पर वर्षा नहीं आती है, यहाँ पर बारिश की प्राप्ति नहीं होती है, तो ये क्षेत्र शुष्क होता है, यानी ये क्षेत्र आर्द्र नहीं होता है। ठीक है, तो शीत
प्रकार की जलवायु ध्रुवीय रीजन पर पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा और भी ऐसे रीजन हैं जहां पर बारिश नहीं होती है, तो वो क्षेत्र मरुस्थल बन जाते हैं, यानी शुष्क जलवायु होती है। ठीक है, तो जलवायु कैसी होती है? गर्म जलवायु, शीतल जलवायु, आर्द्र जलवायु और शुष्क जलवायु। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मौसम और जलवायु को देखा है। अब क्लाइमेटोलॉजी क्या है? जलवायु विज्ञान है। तो ये जलवायु विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को रीड करते हैं। इसमें मौसम के तत्व, जलवायु के तत्व को हम स्टडी करते हैं। किसी पर्टिकुलर स्थान पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, ऐसा हम ज्योग्राफी में रीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्लाइमेटिक रीजंस बताते हैं कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि कॉपेन के द्वारा, थानफेट के द्वारा और ट्रिवार्था के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो किन किन के द्वारा क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया गया है? कॉपेन के द्वारा, थानफेट के द्वारा और जेटी ट्रिवार्था के द्वारा क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी इन विद्वानों ने किसी पर्टिकुलर स्थान पर कौन सी जलवायु पाई जाती है और उसका कारण क्या है, ये स्पष्ट किया है। ठीक है, अब हम आगे हैं कि व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी। तो जलवायु विज्ञान क्या है? जलवायु विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्लाइमेट को स्टडी करते हैं। और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट समय की लंबी अवधि के दौरान घटित होने वाली वायुमंडलीय घटनाओं का योग है। अब वो वायुमंडलीय घटनाएं कौन सी होती हैं? जैसे कौन कौन सी होती है वायुमंडलीय घटनाएं? जैसे तापमान, जैसे वायु दाब, जैसे पवने और वर्षा। अब ये घटनाएं होती हैं वायुमंडलीय, या हम कहें कि ये जलवायु के तत्व हैं। तो तापमान किसे कहेंगे हम? किसी भी वस्तु का गर्म या ठंडा होना। ठीक है, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर क्या कहलाता है? जब वो वस्तु कितना गर्म है या कितनी ठंडी है, इसी चीज को मेजर करने की इकाई तापमान कहलाती है। जब हम किसी वस्तु की गर्माहट या शीतलता को मेजर करते हैं, वो तापमान कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। क्लियर है? अब टेम्परेचर को मापने की इकाई कौन सी है? डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है और केल्विन है। केल्विन है। ठीक है, इसको हम डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में मापते हैं। इनका अलग अलग मेजरमेंट होता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी वस्तु लिक्विड फॉर्म में पिघल जाती है, यानी कोई भी वस्तु है वो मेल्ट हो जाती है। कोई भी वस्तु मेल्ट हो जाती है पूर्णतया, वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इस पे वस्तुएं जम जाती हैं। इसी प्रकार से फारेनहाइट और केल्विन के अनुसार हम अपना ये तीनों इकाइयों के अनुसार तापमान को मेजर करते हैं। अब इसके लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है और थर्मामीटर के द्वारा हम तापमान को मापते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर के द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में हम इसे मापते हैं। अब आता है वायु दाब। अब एयर प्रेशर, तापमान जहां अधिक होते हैं वहां पर वायुदाब कम होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम वायुदाब के बारे में जानेंगे। वायुदाब किसे कहते हैं? तो सुनिए, वायुदाब हवा का
दबाव होता है जो कि एक प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले हवा के टोटल दबाव को हम वायु दाब कहते हैं। अब वायु दाब दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से? दो प्रकार के होते हैं वायु दाब। एक होता है उच्च दाब या हाई प्रेशर, और नेक्स्ट होता है निम्न दाब या लो प्रेशर। क्लियर है? तो अब वायु दाब को हम दो रूपों में देखते हैं, एक होता है हाई प्रेशर और दूसरा है लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर कहाँ होता है? जहां पर हवा का दबाव अधिक होता है। अब हवा का दबाव अधिक कहाँ होता है? जहां पर तापमान कम होते हैं, ठीक है, यानी जहां पर टेम्परेचर लो टेम्परेचर यानी निम्न ताप होते हैं, वहां पर उच्च दाब पाए जाते हैं, और जहां पर हाई टेम्परेचर या उच्च ताप पाए जाते हैं, वहां पर लो प्रेशर पाए जाते हैं। अब आगे सुनिए, वायुदाब के कारण से होता क्या है? तो वायुदाब में अंतर के कारण से, देखिए तापमान में अंतर के कारण से तो वायुदाब जनरेट हुआ है यहां, ठीक है, और वायुदाब में अंतर के कारण से फिर पवने चलेंगी। अब वो कैसे? तो पवने कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पवने मूव करती हैं। अब देखिए, हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, यानी अगर हम देखें तो लो टेम्परेचर से और हाई टेम्परेचर की ओर हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। अब पवने क्या होती हैं? क्षैतिज रूप से गतिमान जो एक एयर मास होती है, जो कि पवन का एक पुंज होता है, जो कि हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर गति कर रहा होता है, क्षैतिज रूप से बहने वाली पवने कहलाती हैं। और वर्टिकल जब उठती हैं तो उनके कारण से वर्षा की प्राप्ति होती है। क्षैतिज पवने जब मूव करती हैं तो एयर मासेस की रचना होती है, यानी वायुराशियों की रचना होती है, जिसके कारण से वाताग्र, चक्रवात, इन सभी का उत्पत्ति होती है। तो पवने हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हवा का दबाव एक स्थान पर अधिक है और दूसरे स्थान पर हवा का दबाव कम है, तो होगा क्या कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में एक बायोमेट्रिक ढाल बनता है, ठीक है, और इस बायोमेट्रिक ढाल के कारण से ही पवने उसके सहारे मूव कर जाती हैं। तो पवने चलती हैं हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर, ठीक है। अब ये पवने तीन प्रकार की होती हैं बड़े लेवल पर। पहले अगर हम इसे मेजर करें तो पवने दो प्रकार की होती हैं, जिसमें हम देखें तो एक वृद्ध स्तर पर चलने वाली पवने, ठीक है, जो कि पूरी प्लेनेटरी विंड होती है, जो कि पूरे ग्लोब पर प्रवाहित होती हैं। तो ऐसी तीन पवने होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जिसमें ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने और व्यापारिक पवने होती हैं, जिसका नाम हमने सुन रखा है। तो क्लाइमेट को इफेक्ट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है प्लेनेटरी विंड का, प्रचलित पवनों का, ठीक है। तो पवने तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें आ जाता है ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने और व्यापारिक पवने। अब व्यापारिक हवाओं का एक भाग जो कि वर्षा कराता है, दूसरा भाग शुष्कता को प्राप्त कराता है। पछुआ का भी सेम है, एक भाग जो कि ओशन से और स्थल की ओर चलता है तो बारिश कराता है, और दूसरी ओर स्थल से और जब ओशन की ओर निकलता है तो वो भाग शुष्कता को बनाता है, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर ध्रुवीय पवने चलती हैं, जो कि शीतल पवने होती हैं, ठीक है। अब ये ध्रुवीय पवने जहां पर भी प्रवेश करती हैं तो वहां पर आर्द्रता को नहीं लाती हैं, अर्थात यहाँ ये ध्रुवीय पवने जहां पर जाती हैं तो शीतलता को लेकर के जाती हैं।
क्लियर है। तो फिर वहां की जलवायु उसी प्रकार की हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से भारत में जब ध्रुवीय पवनें प्रवेश करती हैं तो शीतलता को बढ़ा देती हैं। यद्यपि हिमालय पर्वत ध्रुवीय पवनों से को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। ध्रुवीय पवनें तूफानी पवनें होती हैं जो कि एक शीतल पवनें होती हैं, जैसे काराबुरान, जैसे ब्लिजार्ड, जो कि ध्रुवीय रीजन से चलती हैं। इन्हें पूर्वा पवनें भी कहते हैं। तो पवनें जलवायु को प्रभावित करती हैं और जलवायु एक ऐसा भाग है जो कि किसी स्थान पर लंबे समय तक उस वायुमंडलीय घटना का योग होता है। फिर हम आ जाते हैं वर्षा पर। तो वर्षा किसे कहते हैं? जल की बूंदों का वायुमंडल से और धरातल की और पृष्ठीय बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। तो देखिए वर्षा की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है। पहले कोई स्थान गर्म होता है, गर्म होने के बाद वहां पर मौजूद जो जल होता है वो गर्म होता है, गर्म होकर जल वायुमंडल की ओर उठता है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये जल है और जलीय भाग गर्म होने के बाद वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। अब वाष्पीकरण के द्वारा जल ऊपर उठता है जो अपने साथ में हीट भी लेकर जाता है। तो वाष्पीकरण के कारण से जल ऊपर उठता है और ऊपर जाने के कारण से हवा में या तापमान में कमी आ जाती है। तो वायुमंडल की ओर ऊपर जाने पर तापमान और वायुदाब दोनों में ही कमी आती है। तो इसी के कारण से जो जल यहाँ से गया है वाष्पीकरण के माध्यम से, वो जल फैलता है या हवा फैलती है, जिसके कारण से ठंडी हो जाती है और परिणाम स्वरूप हवा का तापमान कम होने के कारण से वो जल का संघनन हो जाता है वायुमंडल में जाने पर। तो संघनन हो जाता है और बादल बन जाते हैं। अब बादलों की रचना के बाद में सीधा जल वापस से पृथ्वी की ओर गिरता है और इसे ही हम वर्षा कहते हैं। तो क्लाइमेट का जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं या जलवायु के तत्व कौन से हैं? तो जलवायु के तत्व हमने पढ़े तापमान, वायुदाब, पवनें और वर्षा, जो कि क्लाइमेट को बनाने में इनका अहम योगदान होता है, जो कि बनाते हैं जलवायु। अब आते हैं जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान क्या होता है? जलवायु विज्ञान जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह वायुमंडलीय विज्ञान की एक शाखा है। क्लाइमेटोलॉजी जो कि वायुमंडलीय विज्ञान की एक शाखा है और जिसमें जलवायु का वितरण पढ़ा जाता है। जलवायु की विभिन्न स्थानों पर जलवायु में अंतर और जलवायु में आ रहे परिवर्तन को स्टडी किया जाता है। जलवायु के कारण कौन से हैं, जलवायु किसी स्थान पर पर्टिकुलर क्यों है, या फिर जो भी परिवर्तन क्लाइमेट में आया है या क्लाइमेट चेंज होती जा रही है उसके क्या कारण है, क्या रीजंस है, तथा व्यवहारिक परिणामों के विश्लेषण का अध्ययन करती है। तो क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्लाइमेट किसी स्थान पर किस प्रकार की है इसको हम स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्लाइमेटोलॉजी का अर्थ पढ़ा है। अभी देखिए जलवायु प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं?
सबसे पहला जो कारक जलवायु को प्रभावित करता है वो आता है अक्षांश। अब अक्षांश किसे कहते हैं? तो अर्थ के ऊपर खिंची हुई काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश बढ़ने के साथ साथ में ही ताप में भी अंतर आता है। तो किस प्रकार से अंतर आता है? जीरो डिग्री इक्वेटर लाइन। अब ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा है। ग्लोब के ऊपर खिंची हुई काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं और उन अक्षांशों को हमने 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा है और इस प्रकार से ध्रुवों तक कंप्लीटली अक्षांश बनते हैं 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो इस प्रकार से हमारे टोटल अक्षांश बनते हैं 90 + 90 एंड प्लस 0 डिग्री वाला। ठीक है, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा वाला एक अक्षांश हमने ये बनाया है और इसके अलावा 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ वाले कंप्लीट हमारा इस प्रकार से अक्षांश बनते हैं 181 डिग्री। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? अब अक्षांश रेखाएं जो कि हमने काल्पनिक खींची हैं, अब देखिए स्थान मेजर किए हैं 1-1 डिग्री के अंतराल पर, जो कि 181 डिग्री बने हैं। ठीक है, तो डिग्री अक्षांश कितने हैं? 181 डिग्री है। लेकिन अक्षांश लाइनें क्या होती हैं? अक्षांश लाइनें सीधी खिंची हुई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी अक्षांश रेखाएं 181 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी की जो शेप है जो मैंने अभी बनाया है ऐसी नहीं है। तो पृथ्वी की शेप कैसी है? पृथ्वी की शेप है वो लधवक्ष गोलाभ है। यानी पृथ्वी ध्रुवों के ऊपर से थोड़ा सा दबी हुई है। इसी जैसा कि हम सुनते हैं चपटी है, पृथ्वी गोलाकार है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी की शेप है वो जियोइड है, जिसे हम लधवक्ष गोलाभ कहते हैं। तो पृथ्वी की शेप जियोइड शेप की है, यानी पृथ्वी लधवक्ष गोलाभ है जो कि ध्रुवों के ऊपर से दबी हुई है। अब इसी अवस्था के कारण से जो हम अक्षांश लाइनें खींच रहे हैं वो कंप्लीटली ध्रुवों तक नहीं जाती हैं। ओके, इस प्रकार से हमने लाइनें बनाई हैं, लेकिन वो ध्रुवों तक, ध्रुवों वाली लाइन नहीं बनी है। ये वाला यानी 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ अक्षांश नहीं बना है। अक्षांश लाइन नहीं बना है। ओके, अक्षांश तो है बट वो लाइन नहीं बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई रेखा खींची नहीं जा सकती है। सो हमारी अब कितनी लाइनें बनेंगी? तो देखिए 0 डिग्री लाइन बनी है हमारी, तो अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री वाला प्लस होगा, यस प्लस होगा। लेकिन इसके अलावा 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ लाइन नहीं है। तो 89 डिग्री नॉर्थ वाला प्लस में 89 डिग्री साउथ वाला। अब हमारे पास टोटल लाइन कितनी है? तो इस प्रकार से 181 से हम 2 माइनस कर देंगे
अर्थात 179, ओके, 179 लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक अक्षांश है और अक्षांश रेखाएं हैं। तो अक्षांश और अक्षांश रेखाएं दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, जो कि आपका क्लियर हो चुका है। अब जलवायु को किस प्रकार से अक्षांश प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाला जो रेडिएशन है वो पृथ्वी किस प्रकार से झुकी हुई है, या पृथ्वी का एक भाग, सूर्य से आने वाली जो लाइट है उसका एक भाग पृथ्वी का एक समय में सूर्य को प्राप्त करता है और दूसरा पृथ्वी का फेज है वो अंधेरे में रहता है। क्लियर है? इसी के कारण से दिन और रात बनते हैं। तो अक्षांशों के अक्षांश लाइनों के सहारे मौसम की या जलवायु का अंतर पाया जाता है। वो किस प्रकार से रहेगा कि अक्षांश 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर कोई भी भाग अधिक तापमान को प्राप्त करता है और ध्रुवों की तरफ नजदीक जो भी भाग होगा वो अधिक ठंडा होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से उपोषण या मध्य अक्षांशों में तापमान अधिक होते हैं क्योंकि वहां पर मरुस्थल पाए जाते हैं, वर्षा की प्राप्ति यहाँ पर कम होती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से वहां की जलवायु है वो भूमध्य रेखा वाली जलवायु जो कि उष्ण और आर्द्र प्रकार की रहेगी और ध्रुवीय रीजन की जलवायु शीत प्रकार की रहेगी। तो अक्षांश प्रभावित करते हैं। अब दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, यानी जोन कहलाता है। ठीक है, कटिबंध जोन कहलाता है, यानी 1 डिग्री के डिस्टेंस पे हमने लाइनें खींची हैं तो उन 1 डिग्री के जो डिस्टेंस को हम कटिबंध कहते हैं। इसी प्रकार से 0 डिग्री भूमध्य रेखा से और 23 डिग्री एंड हाफ वाला जो रीजन है नॉर्थ एंड साउथ वाला, जो कि ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्लियर है? तो अब देखिए नेक्स्ट, जो कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक, भूमध्य रेखा से कोई स्थान कितना दूर है। अब भूमध्य रेखा से कोई स्थान भूमध्य रेखा से कितना दूर है, ये डिसाइड करेगा कि सन से आने वाली लाइट को कैसे प्राप्त करेगा। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक जो स्थान है वो अधिक गर्म होते हैं और ध्रुवीय रीजन वाले भाग कम गर्म हो पाते हैं। ठीक है, अगला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई से मतलब है कि जैसे जैसे हम हाइट की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, जैसे हम वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान भी कम होते चले जाते हैं और वायुदाब भी घटते चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई स्थान समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचाई रखेगा वो स्थान उतना ही अधिक ठंडा होगा। तो ऊंचा भाग अधिक ठंडा रहेगा और धरातलीय भाग की तरफ रहने वाला गर्म क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक है, तो जलवायु गर्म और ठंडी रहेगी। अगला देखिए, समुद्र तट से दूरी। अब समुद्र तट से दूरी क्या होती है कि कोई भी भाग तट या ओशन के किनारे से कितना महाद्वीप के अंदर है, इससे डिसाइड होता है कि महाद्वीपीयता की स्थिति रखता है। यानी समुद्र तट से दूरी अगर कम है तो समुद्रीयता रखता है कोई भी स्थान, और अगर दूर स्थित महाद्वीप में दूर या महाद्वीप के
आंतरिक भाग में स्थित कोई स्थान है वो अधिक गर्म होता है अपेक्षाकृत ओशन के तट वाला। ठीक है, तो ओशन के तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर समकारी जलवायु पाई जाती है। समकारी प्रभाव के कारण से यहाँ पर समान जलवायु पाई जाती है, जलवायु में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। तो समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण से जो भाग समुद्र के आसपास लगता है उसमें ना ही अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। क्लियर है? तो महाद्वीप के आंतरिक भागों में यानी स्थल के भाग में, अब स्थल के भाग में जितना अधिक अंदर कोई स्थान स्थित होता है तो वो अधिक गर्म हो जाता है। तो समुद्र के पास पास लगता क्षेत्र है वो लगभग समान जलवायु को रखता है और महाद्वीप के आंतरिक भागों में भाग गर्म रहते हैं। फिर दूसरा कारण भी है कि समान जलवायु रहने का कारण है ओशन के पास चलने वाली हवाएं जो कि आर्द्र होती हैं और इसके कारण से वर्षा कराती हैं, साथ में ही समुद्र के तट के आसपास। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम लिख देते हैं, समुद्री धाराएं भी प्रभावित करती हैं किसी भी स्थान की जलवायु को। तो जहां तट के पास में गर्म जल धाराएं हैं वहां पर वर्षा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और गर्म जल धाराएं जहां तट के पास हैं वहां तट को गर्म कर देती हैं और तट के आसपास में जो धाराएं ठंडी आती हैं तो वो तट का तापमान कम रखती हैं। लेकिन स्थल का भाग कम वर्षा को प्राप्त करता है, यानी डेजर्ट होते हैं जहां पर ठंडी धाराएं आती हैं। क्लियर है? अब सीधा सा मतलब समझिए कि समुद्र तट से दूरी बढ़ने पर महाद्वीप के आंतरिक भागों में जब हम जाते हैं तो स्थल का भाग जो कि जल्दी गर्म हो जाता है और पानी वाला भाग यानी ओशन के आंतरिक भाग जो कि देर से गर्म होता है क्योंकि जल मूवमेंट करता रहता है और सन से जो रेडिएशन आता है उसके कारण से पानी कम गर्म हो पाता है क्योंकि पानी मोशन में रहता है, इसके कारण से ताप ठहरता नहीं है। ठीक है, और स्थिर वस्तु जो कि स्थल का भाग होती है, अब स्थिर वस्तु के ऊपर जब रेडिएशन आता है तो स्थिर वस्तु अधिक ताप का अवशोषण कर लेती है जिसके कारण से महाद्वीप का आंतरिक भाग अधिक गर्म हो जाता है और स्थल से ओशन की ओर जो भाग तट की ओर है वो समकारी जलवायु को प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तट के पास समुद्री धाराएं अब गर्म धाराएं आती हैं, तापमान बढ़ाती हैं, तट का ठंडी रहती हैं तो तट भी ठंडे रहते हैं। ठीक है, अब वर्षा का पैटर्न है वो तापमान से रिलेटेड होता है, जहां पर तापमान अधिक होते हैं जिसके कारण से वर्षा भी प्राप्त हो जाती है, बशर्ते वहां पर आपके आर्द्रता भी होनी चाहिए। अगला देखिए, अब समुद्री धाराओं के साथ साथ में ही प्रचलित पवनों का जिक्र भी हम करते हैं। प्रचलित पवने, अब ये प्रचलित पवने जो कि प्लेनेटरी विंड्स हैं, मेसो स्केल पर या माइक्रो स्केल पर प्रवाहित होने वाली पवने हैं। अब देखिए प्लेनेटरी विंड कौन सी होती हैं जो कि पूरी ग्लोब पर प्रवाहित होती हैं। 3 पवने होती हैं, ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने और व्यापारिक पवने। तो उष्ण कटिबंध में प्रवाहित होने वाली पवन व्यापारिक पवन है, ये व्यापारिक पवने हैं। व्यापारिक पवने क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं क्योंकि जहां पर व्यापारिक पवने तट की ओर चलती हैं ओशन से तो तट के आसपास बारिश करती हैं और जहां तट से दूर जाती हैं यानी व्यापारिक अपतटीय होती हैं तो वो क्षेत्र शुष्कता को प्राप्त करता है। दूसरी वाली पवन होती है पछुआ पवने। पछुआ पवने जो कि उपोष्ण कटिबंध में चलती हैं। और पछुआ पवनों का क्षेत्र भी सेम व्यापारिक की तरह ही बारिश वगैरह में प्रभावित करते हैं। अगला देखिए ध्रुवीय रीजन की
पौने, तो ध्रुवीय रीजन की पौने, जिसको हमने ध्रुवीय पौने कहा है, और ध्रुवीय पौने दोनों ध्रुवों के आसपास प्रवाहित होती हैं, और इन हवाओं का कई बार विस्थापन हो जाने पर समय या स्थान या मौसमी स्थानांतरण के कारण से ये पवन पेटियां सरक जाती हैं, जिससे किसी क्षेत्र में हवाओं की दिशा, जो कि व्यापारिक हवाओं की दिशा ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं, पछुआ हवाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, और ध्रुवीय पवनें जो कि ध्रुवों से चलने के कारण से ही इन्हें हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ठीक है, तो हवाएं भी क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं, वहां का जलवायु का निर्धारण करती हैं। अगला देखिए, प्रभावित करने वाले कारक में समुद्री धाराएं हो गई हैं, अक्षांश समुद्र तल से दूरी, समुद्र तट से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, आर्द्रता किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, वर्षा का पैटर्न भी प्रभावित करता है, बादलों का आवरण किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करता है, पर्वतों का अवरोध या पर्वतों की उपस्थिति भी प्रभावित करती है, किसी स्थान पर पाए जाने वाली मृदा का प्रकार डिसाइड करता है कि वहां की जलवायु किस प्रकार की रहेगी, वनस्पति का आवरण भी प्रभावित करता है कि किसी स्थान पर जलवायु किस प्रकार की रहेगी। ठीक है, भूमि का ढाल तो इस प्रकार से हमने देखा है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें आर्द्रता क्या होती है, हवा में मौजूद नमी की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, और आर्द्रता 3 प्रकार की होती है, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, वर्षा का पैटर्न डिसाइड करता है, किसी स्थान पर वर्षा अधिक होती है तो वो क्षेत्र आर्द्र हो जाता है, आर्द्र जलवायु हो जाती है, और किसी स्थान पर वर्षा की प्राप्ति कम होती है तो वो क्षेत्र शुष्कता को प्राप्त होता है, वहां की जलवायु शुष्क पाई जाती है। बादलों का घना आवरण किसी स्थान पर बादलों का आवरण के कारण से या बादलों का मेघाच्छादन जब वर्ष भर रहता है तो कम तापमान यानी गर्म व ठंडा प्रकार की जलवायु निर्मित होती है। पर्वतों के अवरोध के कारण से, जिस प्रकार से हम भारतीय मानसून को अगर देखें तो मानसून में पर्वतों के अवरोध के कारण से ही हवाओं को रोक करके बारिश करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर पर्वतों का अवरोध अगर स्थित नहीं है, देखिए आप सिंपली समझिए कि हिमालय पर्वत जो कि ध्रुवीय पवनों को आने से रोकता है, ठीक है, तो जलवायु को गर्म रखता है यानी ठंडा नहीं होने देता है। नेक्स्ट देखिए मानसून के समय की स्थिति, तो भारत में जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं वो आर्द्र पवनों को रोक करके वर्षा कराती हैं। फिर आगे चलिए, अरावली रेंज जो कि पर्वतों का अवरोध, पर्वत इस प्रकार से निर्मित है कि वहां से मानसून हवाएं हैं वो समांतर निकल जाती है, जिसके कारण से बारिश नहीं होती है। फिर देखिए आप गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां, गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां की स्थिति जो कि हवा कीपनुमा आकार की पहाड़ियों में फंस जाती है, और यहाँ पर दुनिया का सबसे अधिक वर्षा को प्राप्त करने वाला स्थान मौसीनरम पाया जाता है। ठीक है, जो कि सबसे अधिक वर्षा को प्राप्त करता है। तो ये पर्वतों की भूमिका होती है जो कि वर्षा को डिसाइड करते हैं, तापमान को भी प्रभावित करते हैं, पवनों को भी
पवनों के संचालन में भी अवरोध उत्पन्न करते हैं। अगला देखिए, भूमि का ढाल या भूमि का स्लोप, वही बात है कि पर्वतों का ढाल किस प्रकार का है, पठारी रीजन है, समतल धरातल है या मरुस्थलीय रीजन है। तो भूमि का ढाल अगर पठार की स्थिति है या पर्वत की स्थिति है जो कि अधिक हाइट वाला है, तो वहां की जलवायु ठंडी होती है। और अगर भूमि का ढाल समतल है तो समतल धरातल पर मैदान और मरुस्थल पाए जाते हैं, और दोनों की ही क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है। अगला देखिए, सोइल का टाइप। तो अब सोइल क्या होती है, मृदा की जो लेयर होती है वो सरफेस पर सबसे ऊपरी लेयर पाई जाती है, और मिट्टी का जिस प्रकार का आवरण पाया जाता है वो ताप का अवशोषण और ताप का परावर्तन करने में अपनी भूमिका निभाता है। कैसे? तो देखिए, जो मिट्टी लाइट सरफेस वाली होती है, जिसके पार्टिकल बारीक महीन होते हैं और दूर दूर होते हैं, वो मिट्टी परावर्तन कर देती है। नेक्स्ट देखिए, जो गहरे कलर वाली मिट्टी है यानी ब्लैक सॉइल है, या फिर हुमिड वाली जो कि आर्द्रता पहले से ही भरी है यानी लाल प्रकार की मिट्टी है, तो ये मिट्टी अवशोषण करती है, और लाइट सरफेस वाली मिट्टी है वो परावर्तन कर देती है। तो ताप के निर्धारण में यानी गर्म और ठंडी जलवायु शीतल जलवायु के बनाने में मृदा का भी योगदान है। अगला देखिए, वनस्पति का आवरण। तो जहां जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसी प्रकार की वहां पर वनस्पति का आवरण पाया जाता है, और वनस्पति का आवरण जहां पर अधिक होता है तो वो सन से आने वाले रेडिएशन को प्राप्त करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वनस्पति का आवरण, और परिणाम स्वरूप तापमान अधिक होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर। अब अक्षांश क्या होते हैं? तो अक्षांश पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और इनके लिए जो 1 डिग्री का डिस्टेंस लिया गया है, और इसी डिस्टेंस पर हमने स्थान मेजर किए हैं पहले, जहां पर हमने वो काल्पनिक रेखा बनानी है। तो ग्लोब पृथ्वी का सदृश्य होता है, यानी पृथ्वी का ही हूबहू रूप होता है लगभग, कि जिससे हम अर्थ को समझ सकते हैं। तो ग्लोब के ऊपर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं खींची हुई हैं, और इन्हें ही हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेकिन उन अक्षांश रेखाओं को खींचने के लिए जो स्थान हमने लिए हैं, जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, और उनके सहारे हमने अक्षांश रेखाएं बनाई हैं, जैसे 0 डिग्री वाला स्थान, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इस प्रकार से ही 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, और एक 0 डिग्री वाला स्थान अक्षांश कहलाता है। यानी टोटल हमारे पास अक्षांश के पॉइंट बनते हैं 181, यानी अक्षांश के लिए हमने 181 बिंदु निर्धारित किए हैं, उनके सहारे हमने क्षैतिज रेखाएं लगाई है। अब वो क्षैतिज रेखाएं, पृथ्वी का शेप है वो लघुवक्ष गोलाभ होने के कारण से 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पर कोई भी अक्षांश रेखा नहीं ड्रॉ हो सकती है। ये ध्रुव एक बिंदु है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है। तो यही क्षेत्र अक्षांश कहलाते हैं, 181 है। अब इस प्रकार से 181 से हम 2 लेस कर देंगे, जो कि लाइन मेजर नहीं हुई है 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाली, तो 179 अक्षांश लाइनें होती हैं, जिसमें 0 डिग्री प्लस होता है और 89 डिग्री नॉर्थ एंड 89 डिग्री साउथ। अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। ठीक है, अब जो ये हमने डिस्टेंस बनाया है दो अक्षांश रेखाओं के बीच का स्थान कटिबंध कहलाता है या जोन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा अक्षांश है, और अक्षांश रेखाओं के सहारे
कटिबंध बने हैं, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश को मेजर करने के लिए हमने अक्षांश रेखाओं को कटिबंध में विभाजित किया है, जैसे शीतोष्ण कटिबंध, जैसे शीत कटिबंध, जैसे उष्ण कटिबंध। तो अब देखिए देशांतर क्या होते हैं। तो देशांतर भी वो बिंदु या फिर वो लाइनें होती हैं जो कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो कि अर्धवृत्त की फॉर्म में इनको ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो देशांतर लाइनें जो कि उत्तर से दक्षिण में अर्धवृत्तीय फॉर्म में खींची गई है। अक्षांश रेखाएं जो कि क्षैतिज रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं और अर्धवृत्त रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब दो देशांतर के बीच का स्थान गौर कहलाता है। ठीक है, नोट कर ले कि गौर क्या होता है। दो देशांतर के बीच का स्थान गौर कहलाता है, दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। इसी प्रकार से देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो देशांतर रेखाएं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन रेखा और इसी के ठीक विपरीत 181 डिग्री वाला यानी 180 डिग्री अक्षांश इधर है और 180 डिग्री इधर है। अब 0 डिग्री जो कि हम भूमध्य रेखा को मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक तरफ 0 डिग्री और दूसरी तरफ जो 181 वाला देशांतर है वो सेम एक पे ही जाकर के प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी देशांतर रेखाएं 360 है। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं 360 है और अक्षांश रेखाएं 179 है। दो देशांतर के बीच का स्थान गौर कहलाता है, दो कटिबंध के बीच, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। अब देशांतर क्यों यूज किए जाते हैं, तो समय के निर्धारण के लिए देशांतर रेखाओं का सहारा लिया जाता है, यानी समय का मापन करने के लिए हम देशांतर को यूज करते हैं। अब देखिए पृथ्वी का आकार। तो अब तक हमने सुना है पृथ्वी नारंगी जैसी है, पृथ्वी शेप की जैसी है, पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी अंडाकार है। नो, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड शेप का है। पृथ्वी का आकार लद्धवक्ष वाला है, यानी पृथ्वी अलग अलग स्थानों पर उभरी हुई है और पृथ्वी ध्रुवों से तो दबी हुई है और भूमध्य रेखा वाले रीजन है वहां से उभरी हुई है। अब जिस प्रकार से पृथ्वी रोटेट करती थी और रोटेट करती हुई पृथ्वी जब भ्रमण करती है तो बीच वाला भाग जो कि अधिक घूमता और अधिक घूमने के कारण से बीच वाला भाग है वो अधिक फैल गया और ध्रुवों वाला रीजन है वो कम घूमता है, जिसके कारण से अभी देखिए पृथ्वी के आकार को जियोइड शेप मिला है। तो पृथ्वी को जियोइड शेप किस लिए मिला है, जब पृथ्वी घूमती है तो घूमने के कारण से अपकेंद्रीय बल के कारण से पृथ्वी का जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा वाला भाग है वो बाहर की ओर विस्तारित हुआ है, जिसके कारण से पृथ्वी भूमध्य रेखीय रीजन के पास तो बाहर की ओर उभरी हुई है और ध्रुवीय रीजन की ओर पृथ्वी चपटी है, या हम कह सकते हैं ध्रुवीय रीजन पर पृथ्वी दबी हुई है। तो पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है, यानी लद्धवक्ष गोलाभ। कहा जाता है। ठीक है, केंद्रों प्रसारक बल के कारण से
पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। क्लियर है? तो अब देखिए, पृथ्वी पर एक स्थिर दर से घूमती है, लेकिन गति की दर अलग अलग है। तो भूमध्य रेखा वाला भाग, जो कि अधिक बड़ा भाग है, वो अधिक घूमता है, और ध्रुव ध्रुव है वो कम घूम रहे हैं। तो अब देखिए, जियोडेसी क्या होता है? तो जियोडेसी वह साइंस है जिसमें पृथ्वी की शेप एंड साइज का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी यानी जियोइड शेप का स्टडी करने वाला साइंस। अब देखिए, इक्वेटोरियल डायामीटर जो कि 12756 किलोमीटर है, यानी 12,756 किलोमीटर है। पोलर डायामीटर जो कि 12,713 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी का जो सर्कल बनते हैं भूमध्य रेखा वाला और ध्रुवीय रीजन, ध्रुवों को मिलाते हुए जो सर्कल बनता है, उसकी बात की जा रही है। अब देखिए, पृथ्वी की शेप इस प्रकार की है। कैसी है? जियोइड शेप है पृथ्वी का आकार, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी बिल्कुल सीधी ना होकर के पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी का अक्ष या एक्सिस ऑफ अर्थ, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों ही भाग इससे प्रभावित होते हैं। तो किस प्रकार से एक्सिस है? पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी खड़ी ना होकर के और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर या अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यानी पृथ्वी की जो गति है, गति की दिशा है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और इस घूमती हुई पृथ्वी के कारण से ही 24 घंटे लगते हैं, यानी पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व घूम जाती है पूरे 24 घंटे में। तो उस 24 घंटे में डे और नाइट बनते हैं, यानी दिन और रात बनते हैं। अब पृथ्वी जब घूमती है तो जब 12 घंटे में एक फेज पृथ्वी का घूम जाता है और 24 घंटे में दो कंप्लीट पृथ्वी अपने धुरी पर घूम जाती है। तो अब देखिए, अब 24 घंटे की अवधि को हमने दिन कहा है, जिसमें 12 घंटे लगभग समय जिसमें पृथ्वी दिन यानी सूर्य के प्रकाश को जब प्राप्त करती है तो दिन प्राप्त होता है, और वही पृथ्वी का एक फेज जब नाइट में सूर्य का प्रकाश से विमुख होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के घूमने के कारण से ही दिन और रात बनते हैं। तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण से दिन और रात बनते हैं, जो कि 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में, और पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है। तो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करने वाले वृत्त को, जो ये वृत्त बना है, रोशनी का वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। ग्लोब पर एक ऐसी हमने लाइन बनाई है, ऐसा हमने एक वृत्त बनाया है, जो कि पृथ्वी का एक फेज और दूसरा फेज दोनों को अलग करता है। जब अंधेरे वाले भाग को और लाइट वाले भाग को दोनों को अलग करता है, उसे हम रोशनी वृत्त कहते हैं। क्लियर है? रोशनी वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी एक झुकी हुई धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है, साथ ही सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा कर रही है। तो झुकी हुई पृथ्वी ही घूमती है। तो इसके कारण से पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सामान्य के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जिसका कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनता है। अब कक्षीय तल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का तल है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई भी है।
तो पृथ्वी का अपनी धुरी से सीधा 90 डिग्री का एंगल ना बन करके और 66.5 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण से पृथ्वी का जो सीधा कोण 90 डिग्री ना बन करके 66.5 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड लेटी हुई रेखाएं यानी अक्षांश रेखाओं को कहते हैं, अक्षांश रेखाओं को कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड यानी लंबात्मक जो खींची गई रेखाएं हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर लाइन कहते हैं। अब चलिए अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको हमने वास्तव में पृथ्वी पर ये खिंची हुई नहीं है, इनको हमने ग्लोब पर मार्क किया है ताकि हम ये एरिया डिसाइड कर सके जहां पर सूर्य तप कब प्राप्त होता है, दिन और रात की अवधि किस प्रकार की रहेगी, या फिर देशांतर के द्वारा समय का निर्धारण जब हम करते हैं तो कोई स्थान किस समय सन की लाइट को प्राप्त करता है और उसके साथ में ही कितना समय किसी पर्टिकुलर एरिया का रहेगा, इसके कारण से हमने देशांतर लाइनों को ड्रॉ किया है। क्लियर है? तो जिनका उपयोग पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। हाँ, यानी किसी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए कि पृथ्वी पर ग्लोब पर कोई भी स्थान कहाँ स्थित है, ये जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों लाइनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्थिति दो ही बातों से डिसाइड होती है, अक्षांश और देशांतर से। क्लियर है? अब देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान जिसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर से ज्ञात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे अक्षांश। अब अक्षांश को हम देखते हैं, मेजर अक्षांश लाइनों को देखेंगे। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। ओके, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है जो कि सबसे दीर्घ वृत्त कहलाता है। दीर्घ वृत्त कौन सा है? दीर्घ अक्षांश रेखा है। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है, यानी भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी ज्ञात करने के लिए हम अक्षांश रेखाएं ड्रॉ करते हैं, जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। ओके, डिग्री में मापा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा से उभरी हुई है। ठीक है, तो इसी के कारण से पृथ्वी का शेप जियोइड वाला है, इसलिए ध्रुव पर 1 डिग्री अक्षांश की रेखीय दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी लंबी है। देखिए भूमध्य रेखा पर जो रेखा बनती है अक्षांश लाइन, अक्षांश लाइनें जो कि हमने 1-1 डिग्री के डिस्टेंस पे बनाई है, तो अक्षांश कभी भी इफेक्टेड नहीं होते हैं कि एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, बस उससे ताप का निर्धारण होता है। वैसे 1-1 डिग्री के डिस्टेंस पे हमने अक्षांश लाइनों को ड्रॉ किया हुआ है। अब भूमध्य रेखा वाला जो लाइन है वो सबसे अधिक लंबी अक्षांश लाइनें हैं, और जो हम बात कर रहे हैं ध्रुवीय रीजन की, तो दोनों ध्रुवों पर बिंदु बनते हैं, कोई भी यहां पर लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है। अब मेजर अक्षांश लाइनों की बात करें तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23rd degree and half north tropic of cancer and 23rd degree and half south tropic of capricorn है।
आर्कटिक सर्कल 66.5 आर्कटिक सर्कल के नाम से या आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, और अंटार्कटिका के लगभग आसपास में 66.5 साउथ में खींची हुई अक्षांशीय लाइन को अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। क्लियर है। फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाते हैं। ये महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। अक्षांश या लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे। अक्षांश का समानांतर भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है, और 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। अब 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो कि पृथ्वी को दो वृत्तों में डिवाइड करती है, पृथ्वी को दो वृत्तों में कैसे विभाजित करती है, तो देखिए 2 अर्धवृत्तों में बांटती है। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। क्लियर है। इसी के कारण से भूमध्य रेखा एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। अगला देखिए, यदि अक्षांश को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो प्रत्येक गोलार्ध में 89 रेखाएं होती हैं, जिनका कुल योग 179 होगा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि 179 किस प्रकार से हुआ। तो वे रेखाएं मुख्य रूप से वृत्त में पूर्व पश्चिम के सभी स्थानों को जोड़ती हैं। तो देखिए, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दोनों ही रेखाएं दोनों ही भागों को जोड़ती हैं। तो दो समांतर अक्षांशों के बीच की दूरी, हाँ इंपॉर्टेंट थिंग है, तो 111 या 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम एरिया देखें तो पृथ्वी अगर कंप्लीटली 0 डिग्री से और 1 डिग्री अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस पाया जाता है। क्लियर है। तो सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए लैटिट्यूड यानी अक्षांश लाइनें, तो पैरेलल होते हैं। लैटिट्यूड एक्सटेंड फ्रॉम द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल। इफ द लैटिट्यूड is drawn at an interval of 1 degree, then each of the hemisphere there will be 89 latitude line, then will add up to 179 total lines होती हैं जो कि latitude lines होती हैं। they are mainly the east west circle that connect all the location of earth। तो पृथ्वी के सभी स्थानों को जोड़ती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर। ऑल द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर। अब पैरेलल लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, तो देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ होता है। आर्कटिक सर्कल यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखिए 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो कि अर्थ को 2 बराबर अर्धवृत्त में बांटती है, यानी 2 बराबर गोलार्ध में डिवाइड करती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला गोले का दक्षिणी भाग। अब दक्षिणी गोलार्ध में मेजर अक्षांश लाइनें कौन सी हैं, वही सेम उत्तरी गोलार्ध में भी पाई जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी समान रूप से अपनी धुरी पर घूमती है और सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो पैरेलल नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री नॉर्थ होता है, आर्कटिक सर्कल
66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन को माना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री एंड हाफ यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हमने कर्क रेखा का नाम दिया है। इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा जो कि बराबर 2 भागों में डिवाइड करती है पृथ्वी को या ग्लोब को। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखा है। और साउथ पोल पर 90 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव लाइन है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने मेजर अक्षांश रेखाओं को देखा, जो कि इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ, आर्कटिक 66.5 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ। ये जरूरी है। अब इसके बिना जाने आप क्लाइमेट का डिवीजन नहीं कर सकते हो, यानी सूर्य तप का वितरण जब आप देखेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा ये अक्षांश को जाना हुआ। यानी 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी। अब आ जाते हैं पृथ्वी के अक्षांशीय ताप क्षेत्र, लैटिट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है? तो पृथ्वी पर एनर्जी का सोर्स है सन है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है अर्थ पर, और अर्थ पर सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने वाला स्थान इक्वेटोरियल रीजन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। अब भूमध्य रेखीय क्षेत्र, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो पृथ्वी इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ती है, बिल्कुल सीधी ना होकर के अर्थ झुकी हुई है। तो इक्वेटर लाइन जो कि ट्रॉपिक जोन किसको कहेंगे हम? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, दोनों के बीच का रीजन क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब अगला एरिया डिसाइड करें ताप का या गर्म होने का। तो देखिए टेम्परेट जोन या शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध, ये दोनों ही गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ही रीजन में दोनों ही गोलार्धों में पाया जाता है, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा से लेकर के और अंटार्कटिक वृत्त तक होता है, यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की अंटार्कटिक लाइन तक होता है, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लाइन कर्क रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री आर्कटिक लाइन के बीच का रीजन शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अब पोलर रीजन जो कि शीतोष्ण कटिबंध से और ध्रुवीय रीजन 90 डिग्री नॉर्थ तक वाला रीजन है, वो शीत कटिबंध कहलाता है। जो पोलर जोन है वो शीत कटिबंध कहलाता है। समझ पाए होंगे। पृथ्वी के अक्षांशीय ताप के क्षेत्र, तो पृथ्वी के ऊपर सन की लाइट बिल्कुल सीधी केवल और केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के बीच वाला रीजन जो कि टेम्परेट जोन है, जो कि ट्रॉपिकल जोन है,
सॉरी टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क और मकर दोनों रेखाओं के बीच का रीजन जो कि सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में। अगला देखिए शीतोष्ण कटिबंध, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का ट्रॉपिकल जोन जो कि उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब कर्क रेखा से और आर्कटिक तक का रीजन शीतोष्ण कटिबंध, और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक का रीजन, दोनों ही शीतोष्ण कटिबंध के दो भाग पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। आगे देखिए शीत क्षेत्र या फ्रिज जोन। अब ये फ्रिज जोन कौन सा होता है, जो कि हमेशा जमा हुआ रहता है। ये दोनों ध्रुव इसमें आते हैं, जो कि 66.5 डिग्री से और 90 डिग्री आर्कटिक से और उत्तरी ध्रुव, और 66.5 से अंटार्कटिक से 90 डिग्री साउथ यानी ध्रुव दक्षिण वाला। ये दोनों ही रीजन शीत कटिबंध कहलाता है। डायग्राम में हमने देखा है, और यहाँ 3 प्रकार के कटिबंध हमने देखे हैं। तो उष्ण कटिबंध जो कि एक बनता है, शीतोष्ण कटिबंध जो कि उत्तर और दक्षिण में 2 बनते हैं, और शीत कटिबंध के क्षेत्र जो कि 2 बनते हैं, उत्तर और दक्षिणी दोनों गोलार्ध को। तो इस प्रकार से ताप के क्षेत्र 5 कटिबंध बनते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि 5 ताप के कटिबंध बनते हैं। अब आ जाते हैं देशांतर रेखाओं पर। तो देशांतर किसे कहते हैं, जिसके उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव दोनों का मिलान एक रेखा से किया जाता है, जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है, और भूमध्य रेखीय रीजन पर देशांतर रेखाओं के बीच में देशांतर रेखाओं की दूरी 111.1 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों के ऊपर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। क्लियर है? तो भूमध्य रेखा पर लगभग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा बनने वाला जो सर्कल जो स्क्वायर है वो लगभग 111 और 111.1 किलोमीटर का बनता है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है। अब अगला देखिए कि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, इनसे समय का मापन होता है। ओके, अब समय का मापन करने के लिए हम देशांतर रेखाओं को ड्रॉ करते हैं। और कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए 0 डिग्री जिसे हमने प्राइम मेरिडियन लाइन कहा है, जो कि मेजर या मुख्य देशांतर रेखा है। अब ईस्ट की और लॉन्गिट्यूड जब जाते हैं तो समय बढ़ता है, और वेस्ट की और पश्चिम की ओर भी 180 रेखाएं खींची गई हैं। अब 0 डिग्री वाली बैक में जाकर के 180 से मिल जाती हैं, मीन्स इन्हें एक ही रेखा माना जाता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण 360 देशांतर रेखाएं
ड्रॉ की जाती हैं। अगला देखिए, अब देशांतर प्राइम मेरिडियन, जो कि लगभग अर्थ के बीचों बीच वाली रेखा है और इसी से विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। इसे जीएमटी लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देशांतर रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर समय का निर्धारण करती हैं। अब एक देशांतर रेखा जिन जिन देशों से गुजरती है वहां का समय एक रहता है। चलिए अब देखते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में विस्तार से। तो देशांतर एक कोणीय दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस है, जिसे प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ में डिग्री में ही मापा जाता है। ठीक है, ये रेखाएं ध्रुवों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। यस, 1884 में अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत शून्य मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन रेखा के रूप में, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरती है, इस मध्याह्न रेखा को चुना गया है। यह प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, जिससे अन्य सभी मेरिडियन पूर्व और पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक फैली हुई हैं। इसे 360 देशांतर में विभाजित किया गया है। जैसे जैसे अक्षांश की समानताएं ध्रुवों की ओर छोटी होती चली जाती है, वैसे वैसे देशांतर की यामोत्तर रेखाएं ध्रुवों पर एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यामोत्तर रेखा ध्रुवों पर जाकर के एकत्रित हो जाती है, यानी भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की लंबाई अधिक रहती है और ध्रुवों पर जाकर के ये देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं, यानी इनकी दूरी शून्य हो जाती है। ठीक है, 0 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है सभी देशांतर रेखाओं में, यानी सभी देशांतर रेखाएं जाकर के ध्रुवों पर मिल जाती हैं। तो देखिए, ध्रुवों पर प्रति डिग्री देशांतर की दूरी शून्य है। ओके, जो अभी बताया मैंने। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी के संबंध में स्थानीय समय निर्धारित करते हैं, जिसे विश्व समय भी कहा जाता है। ठीक है, इसे वर्ल्ड टाइम कहा जाता है जीएमटी को, और जीएमटी जो कि एक प्रधान मध्याह्न रेखा है। अब देखिए, देशांतर और समय का मापन। तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम कैसे मेजर करेंगे हम समय को? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री की एक पूर्ण यात्रा पूर्ण कर लेती है। ठीक है, तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 घूम लेती है। इस प्रकार से 1 आवर में 15 डिग्री और 4 मिनट 1 डिग्री, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है तो 24 घंटे में अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेती है, और 24 घंटे में घूमती हुई पृथ्वी 360 का जो देशांतर लाइनें हैं उनको कवर कर लेती हैं। अब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, और इस प्रकार से 4 मिनट या 1 डिग्री घूमती है। तो अब देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्लियर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हर 15 डिग्री पर हम पूर्व की ओर जाते हैं। हर 15 डिग्री पर हम पूर्व की ओर चले जाते हैं। स्थानीय समय 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। जब हम 15 डिग्री घूम जाते हैं तो 1 घंटे का समय ज्यादा हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं और पश्चिम की ओर जाने पर 15 डिग्री अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो 1 घंटे का समय लेस हो जाता है। समझ पाए हैं?
अब ग्रीनविच के पूर्व में सूर्य पहले दिखाई देता है और समय बढ़ता है। तो ग्रीनविच के पूर्व में सूर्य पहले दिखाई देता है और समय बढ़ता है, जबकि ग्रीनविच के पश्चिम में जब हम जाते हैं तो सूर्य देर से दिखाई देता है और समय में माइनस करना होता है। जबकि ग्रीनविच के पश्चिम में सूर्य देर से दिखाई देता है और समय कम होता है। अब समय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए देशांतर और प्रधान मध्याह्न रेखा दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिसके पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। ओके, अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट टाइम यूजिंग लॉन्गिट्यूड्स। तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी को अपना चक्र पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है और इसी 24 घंटे के दौरान पृथ्वी 360 डिग्री घूम लेती है। अब इस प्रकार से एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमी है, तो 15 डिग्री घूमी है। ठीक है, पृथ्वी कितना घूमी है, तो 15 डिग्री घूमेगी एक घंटे के समय में। आप देखिए, अब कैलकुलेट करते हैं 24 घंटे में, तो इस प्रकार से मिनट्स होती हैं 60 और टोटल 1440 मिनट में 24 घंटे पृथ्वी घूम लेती है। तो पृथ्वी 1440 मिनट में एक चक्र पूरा कर लेती है 360 डिग्री का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 24 मिनट का समय लगता है। अब क्या समझे आप कि एक देशांतर से और दूसरे देशांतर के बीच में, यानी हम 1 डिग्री घूमेंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। एक देशांतर से और दूसरे देशांतर पे जब हम जाएंगे तो 4 मिनट का समय हमें लगने वाला है। इसी प्रकार से जितने भी हम डिग्री घूमेंगे उसके साथ में हम 4 मिनट से उसको मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। इसी प्रकार से पृथ्वी जब अपने कक्षा में 360 घूमती है तो 360 मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट्स, यानी टोटल पृथ्वी 1440 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर पूरा करती है। ठीक है, और इसी प्रकार से 15 डिग्री साठ मिनट घूम लेती है और 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम लेती है। और साथ में ही अगर हम मिनट में देखें तो 1440 मिनट में अर्थ अपना चक्कर पूरा करती है। क्लियर है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने पे लगने वाला समय 4 मिनट है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में लगने वाली डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है। ठीक है, तो टोटल कितने डिग्रीज घूमना है? 360 डिग्री घूमना है। अब 360 डिग्री कितने समय में घूमना है? 24 घंटे में, है ना, क्योंकि ये हमें पता है कि पृथ्वी अपना चक्र 24 घंटे में पूरा करती है। अब 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है?
तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है और उस 1 घंटे में 1 घंटे यानी 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूम लेती है। सो इस प्रकार से 24 घंटे में पृथ्वी 1440 मिनट घूमती है और इस प्रकार से अपना चक्र पूरा करती है। तो 360 डिग्री पृथ्वी घूम लेती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यदि 0 डिग्री देशांतर पर समय प्रातः 6 बजे है यानी 6 AM है, तो क्या समय होगा किस पर? 3 डिग्री पूर्व की और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय रहेगा? ठीक है, तो लेस होगा या फिर वो ऐड होगा या फिर वहां पर लगने वाला समय 6 AM से ज्यादा होगा या कम होगा, और कितना समय बढ़ेगा या घटेगा ये आपको बताना है। टाइम को कैलकुलेट करके ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगते हैं। पृथ्वी टोटल 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। इस प्रकार से आप टाइम को कैलकुलेट करके बताएंगे कि 3 डिग्री पूर्व जाएंगे, 0 डिग्री देशांतर पर 6 बजे हैं, तो 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाने पर कितना समय लगेगा और कितने बजेंगे। क्लियर है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 0 डिग्री देशांतर पर समय प्रातः 6 AM है तो 7 डिग्री वेस्ट में और दूसरा है 55 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन पर क्या समय रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। फिर आ जाता है भारतीय मानक समय। तो हम इसे मोटा मोटा देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन, जिसे इलाहाबाद नैनी लाइन से के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद के मिर्जापुर गांव नैनी स्थान से निकलने के कारण से इस 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन को इलाहाबाद नैनी या मिर्जापुर नैनी लाइन के नाम से जाना जाता है। और 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा के से ही भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारत की समय निर्धारण लाइन इलाहाबाद नैनी लाइन क्रॉस करती है। ठीक है, तो भारत के 5 राज्यों से मेनली होकर के गुजरती है, जिसमें MP का लास्ट बाउंड्री लाइन टच होती है। बाकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के भारत की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन क्रॉस करती है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत सरकार ने मानक समय को 82.5 डिग्री पूर्व की मध्याह्न रेखा को स्वीकार किया है, जो कि ग्रीनविच मेन टाइम से भारत का समय 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। क्यों? क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूं आपको कि जब हम ईस्ट की ओर जाते हैं, पूर्व की ओर जाते हैं, तो समय बढ़ता चला जाता है। जिस प्रकार से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन रेखा पर समय होगा, उससे 1 डिग्री ईस्ट में 4 मिनट प्लस हो जाएंगे और इसी प्रकार से आगे चलते जाते हुए बढ़ते हुए देशांतर यानी ईस्ट की ओर जाने पर समय इसी प्रकार से डिग्री भरने के साथ में जो समय बढ़ता है उसको प्लस कर दिया जाता है। सो इस प्रकार से भारत का 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर लाइन का समय 5 घंटे और 30 मिनट
मेन जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मेन टाइम से आगे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक क्लाइमेट के ऊपर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग होती है कि क्लाइमेट क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, क्लाइमेट को मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और कैसे हम किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करेंगे या हम उस स्थान को जानेंगे ही कैसे। तो हमने मेजर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ा है। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आपके लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.